वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को डिटेल में डिस्कस किया था विद ऑल द क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स। हमने जीन थेरेपी, हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स, वेरियस अदर थेरापेटिक्स किस किस डिजीज़ में यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट में, वो सब डिस्कस किया था और हमने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के फॉर्म में उन सबको लर्न किया था। आइए आज हम बायोटेक्नोलॉजी की सेकेंड फील्ड जहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस है उसे डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सो इट्स एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नाउ स्टूडेंट्स, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए पहले उसका डायग्नोसिस बनना चाहिए। डायग्नोसिस मतलब हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो डिजीज है। जितनी जल्दी हम उसका डायग्नोसिस बनाएंगे उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम उस पेशेंट को दे सकते हैं, राइट। सो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, स्पेशली अगर कोई एड्स जैसी डिजीज हम सस्पेक्ट कर रहे हैं या हम कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर सस्पेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम बहुत अर्ली स्टेज पे उसको डायग्नोस कर लें ताकि हम उसे ट्रीट कर पाएँ टाइमली। नाउ स्टूडेंट्स, डायग्नोसिस के लिए जो पहले पुराने कन्वेंशनल मेथड्स थे, ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जब तक RDNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ नहीं आया था, वो सिंपल मेथड्स थे, जैसे कि ब्लड का एनालिसिस करना या सीरम का एनालिसिस करना या यूरिन का या स्टूल का एनालिसिस करना। तो इसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, ये बहुत इफेक्टिव मेथड्स नहीं थे। इफेक्टिव इन द सेंस, इनमें जो हमें पैथोजन मतलब जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एनीथिंग, हम कब सस्पेक्ट करते थे कि उस पर्सन को डिजीज है? जब उसे सिम्टम्स आने लगते थे, तब हम इनमें चेक करते थे तो वो हमें पॉजिटिव मिलता था। बट जब तक सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं तब तक वो पैथोजन बॉडी में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो कर चुका है, मल्टीप्लाई कर चुका है, और उस टाइम पे डिजीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कन्वेंशनल मेथड्स की ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि जब सिम्टम्स आ गए हैं, जब ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन में पैथोजन है, तब हमें डायग्नोसिस बन रहा है। उसके लिए अब RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डायग्नोसिस के नए नए टेक्निक्स डिवाइस किए हैं। सो लेट्स फर्स्ट राइट अबाउट द कन्वेंशनल मेथड्स एंड देन वील टॉक अबाउट दीज टेक्निक्स। सो अर्ली डायग्नोसिस को ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट में, अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी एसेंशियल। नाउ डायग्नोसिस के लिए जो पहला मेथड था दैट वाज कन्वेंशनल मेथड्स, ओल्ड मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स, कन्वेंशनल मेथड्स। कन्वेंशनल मेथड्स लाइक simple blood sample, serum sample, blood sample analysis, then serum sample analysis, then urine analysis, then stool analysis, ये पूछते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, राइट। बट इनसे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। सो basically infection by pathogen is suspected after it produces symptoms। लक्षण जब तक आ गए, it produces symptoms, एंड बाय दिस टाइम जब तक कि वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, बाय दिस टाइम पैथोजन इज ऑलरेडी इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। पैथोजन मीन्स जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन इज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी, एंड वी डोंट वांट दिस। हम तो चाहते हैं सिम्टम आने के पहले ही हम उसका डायग्नोसिस बना लें, इतना क्विक डायग्नोसिस हो, स्पेशली कैंसर में, एड्स में, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है बिकॉज ये आपके NCERT में क्लियरली दिया हुआ है कि कन्वेंशनल मेथड्स कौन से हैं और इनका क्या ड्रॉबैक है, कि जब सिम्टम्स आएंगे तब हम इन्हें यूज़ करते हैं, तब तक पैथोजन काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। नाउ द सेकेंड इज मॉडर्न मेथड्स।
मॉडर्न मेथड्स जो हैं स्टूडेंट्स, इनमें बेसिकली हम 3 टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देन ELISA, वील टॉक अबाउट दिस, एंड थर्ड जिसे rDNA टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली ऑटो रेडियोग्राफी को पढ़ेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी, एक्चुअली तो PCR भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे, या जिन्हें प्रोब्स बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोब्स का यूज करके डायग्नोसिस बनाना। ये क्या होता है अभी हम सब पढ़ेंगे। तो हमें बेसिकली इन 3 को पढ़ना है, और भी टेक्निक्स हैं बट आपके लेवल पे आपको अभी इन 3 को पढ़ना है। नाउ इसके अलावा एक और होती है ब्लॉटिंग टेक्निक, जिसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के साथ पढ़ेंगे। तो अभी मैं उसको टच नहीं कर रही हूँ, उस वाले पॉइंट को। अभी हम इन 3 को पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट PCR। इन तीनों का ही फायदा ये है कि जब वो पैथोजन बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में है बॉडी में, हम तभी उनका पता लगा सकते हैं। यानी बेसिकली इसका बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट क्या है? अर्ली डायग्नोसिस। ये बेनिफिट है, यही हम चाहते हैं। सबसे पहले हम PCR की बात करते हैं। नाउ PCR जो है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो जो लास्ट चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसमें जो हमने PCR की क्लास ली है उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, जहां हमने उसको डिटेल में ट्रिक के साथ लर्न किया है। मैं यहाँ पर उसको बहुत शॉर्ट में, बहुत समरी फॉर्म में पढ़ाने वाली हूँ अभी। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि PCR का मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि इससे हम किसी भी एक DNA टेम्पलेट की मल्टीपल कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं इन विट्रो, मतलब आर्टिफिशियली इन द लैब। हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि 1 घंटे के अंदर 30 साइकिल्स में हम 1 बिलियन कॉपीज बना लेते हैं किसी भी DNA फ्रैगमेंट की, राइट। तो मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाने वाली हूं आपको। इसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स? 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, और जब 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो कोई भी DNA, सपोज ये एक DNA फ्रैगमेंट है, ये इसकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेसेस हैं, इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, दे विल ब्रेक। सपोज ये 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम 3 प्राइम, डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये जो DNA है ये 2 स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बन गए 2, राइट। दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, दिस इज ऑल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। फिर हमने सेकेंड स्टेप पढ़ा था। सेकेंड स्टेप जो था उसमें हम टेम्परेचर कम करते हैं और हम यहाँ पे प्राइमर ऐड करते हैं। जिस स्टेप को हमने अनीलिंग कहा था, हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, राइट। प्राइमर हमेशा 3 प्राइम एंड पे अटैच करते हैं। सपोज यहाँ प्राइमर अटैच किया, जितना पोर्शन आपको एम्पलीफाई करना है वहाँ प्राइमर अटैच कर दिया, और यहाँ भी सपोज हमने प्राइमर अटैच कर दिया, राइट। सो दिस वाज द सेकेंड स्टेप। यहाँ पे हमने प्राइमर अटैच किया था, प्राइमर अटैच किया था, एंड दिस वाज अबाउट 50 to 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमने इसकी ट्रिक भी लर्न की थी। और उसके बाद हमने टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जो 110 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकते हैं, उसका एंजाइम लिया था, जो उसका DNA पॉलीमरेज है, जिसे टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहा था, और 72 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसे रिएक्ट करवाया था। तो जहाँ पे प्राइमर लगा हुआ था, सपोज ये प्राइमर है, इधर प्राइमर है, इसके आगे उस टैग पॉलीमरेज ने सेम कॉपी, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस हैं, उन्हें अटैच कर दिया था। तो एक DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA से हमको 2 मिल गए, एक ये और एक ये, 1 से 2 बन गए। इस थर्ड स्टेप को हमने इलोंगेशन या एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन कहा था। तो हमने देखा था कि कैसे 1 से 2, 2 से 4, फिर हम दोबारा डीनेचुरेशन करेंगे तो ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, जो डबल स्ट्रैंड्स हैं चारों, फिर उन सब पे कॉपी बन जाएगी, तो 2 से 4 बन गए, 4 से 8, 8 से 16। तो हम इन बहुत सारे नंबर्स, बहुत फटाफट, बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर सकते हैं। इस टेक्निक को स्टूडेंट्स हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में तो पढ़ा ही था,
बट डायग्नोसिस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस बहुत कम अमाउंट में, सिम्टम्स अभी आए नहीं है पेशेंट को, बहुत ही कम अमाउंट में भी अगर ब्लड में या सैंपल में प्रेजेंट है और हम अगर उसमें पीसीआर लगा दें तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो एम्प्लीफाई कर जाएगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी और हम उस बैक्टीरिया को डायग्नोज कर पाएंगे. सो बाय दिस टेक्निक वी कैन डायग्नोज द बैक्टीरिया और वायरस इवन व्हेन सिम्टम्स हैव नॉट अपीयर्ड, even when it is present in very, very small amount. So, in this, pathogens like virus or bacteria can be diagnosed, can be identified by amplification of nucleic acid, amplification of their nucleic acid, even when symptoms have not appeared, even when symptoms have not appeared, that means they are present in very, very small amount. Pathogen in very, very low concentration. सिम्टम्स तो आए नहीं हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. किस टेक्निक से हम पता कर सकते हैं? एक ऑप्शन उसमें पीसीआर दिया होगा और इस टेक्निक में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उनके न्यूक्लिक एसिड की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं क्योंकि गायनेको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अगर मैं अपने फील्ड में बात करूँ तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को इनफर्टाइल आया और हमें लगता है कि उसको यूट्रस में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, टीबी का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जब मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है जिसमें एंडोमेट्रियम भी शेड ऑफ हो रही है, उसको ले लेते हैं और वो सैंपल टीबी पीसीआर के लिए भेज देते हैं. मतलब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस, तो लैब वाले जो होंगे, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, वो जो प्राइमर ऐड करेंगे वो टीबी वाला, जो टीबी का बैक्टीरिया है उसमें कोई स्पेसिफिक डीएनए, हर किसी का एक स्पेसिफिक डीएनए होता है जो किसी दूसरे से नहीं मिलता. जैसे हम हमारे में पढ़ेंगे वीएनटीआर होता है जो हर इंसान का स्पेसिफिक है, उसी से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, हम पता लगाते हैं कि मर्डरर कौन है, या आपने इस टीवी सीरियल्स में देखा होगा, पैटर्निटी टेस्ट के बारे में सुना होगा, बाप कौन है, फादर कौन है. सो ये स्पेसिफिक होता है. तो हम टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट उसका वाला प्राइमर लैब में जोड़ा जाएगा और अगर वो मल्टीप्लाई हो गया, अगर उसकी कॉपीज बन गई, मतलब वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस सैंपल में, नहीं बनी मतलब नहीं है. तो इस तरह से उसका पता लगाया जाता है. सो टीबी पीसीआर के को बहुत सारी जगह यूज करते हैं. कहाँ कहाँ करते हैं आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम वो लिखते हैं. सो नाउ पीसीआर को कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? वैसे तो हम कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ में से यूज़ कर सकते हैं, बट इसके जो पर्टिकुलर यूजेस हैं उसके बारे में हम लिख लेते हैं. यूजेस ऑफ पीसीआर, कॉमन यूजेस जिन पे क्वेश्चन आता है. सबसे पहले अगर हम एड्स सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम एचआईवी को डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक से, जब वो बहुत स्मॉल अमाउंट में है तभी, ताकि हम उसे एंटीवायरल थेरेपी वगैरह दे सकें. सो टू detect HIV virus, it is a virus, human immunodeficiency virus in suspected AIDS patient. किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो गया है, मदर टू बेबी, जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, बिना सिम्टम आए हम पहले ही पता कर सकते हैं कि वो वायरस उसकी बॉडी में है या नहीं है. सेकेंड, अगर हम कोई कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं, कैंसर अगर हुआ है तो कोई ना कोई जीन में म्यूटेशन हुआ होगा स्टूडेंट्स. वो म्यूटेशन के कारण ही जो नॉर्मल सेल्स हैं अब वो कैंसरस सेल्स बन गए हैं. हम कैंसर में डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज में, तो हम उस म्यूटेंट जीन को भी पता कर सकते हैं. सो टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, अगर हम कैंसर की संभावना हमें लग रही है, सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम जीन म्यूटेशन को पता कर सकते हैं इसी टेक्निक के थ्रू, इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में. थर्ड, टू डिटेक्ट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इवन अदर डिसऑर्डर्स भी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको भी ट्यूबरकुलोसिस का एग्जाम्पल दिया, टीबी में भी हम टीबी पीसीआर टेस्ट लगाते हैं,
बट आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके जो लेवल पे पूछा जाता है ये 3 आपको पता होने चाहिए। कैंसर पेशेंट्स में एड्स सस्पेक्ट कर रहे हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वहाँ इन सबको यूज़ करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टेक्निक। नाउ द सेकेंड टेक्निक इज RDT, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने सपोज करिए हम कोई डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं, सपोज हम लेट्स से हम टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका जो भी पैथोजन है, उसके जो भी सेल्स हैं, उनको हमने एक डिश में रख दिया और हमने क्या किया, एक अलग से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए लिया और उसके साथ हमने अटैच कर दिया कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिस पे कि अगर हम एक्सरे करें तो वो एक्सरे में, जैसे हम एक्सरे करते हैं तो हमें वाइट वाइट दिख जाता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, आपने एक्सरे देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट के शेड्स में दिखता है। तो ऐसा कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम आइसोटोप जैसे जनरली फॉस्फोरस 32 P32 को यूज़ करते हैं, या कोई फ्लोरोसेंट मार्कर जो हमें अलग से बता दे, कलर दे दे, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, वो अटैच कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो जो सेल कॉलोनी है, क्लोन्स हैं, उसमें हम उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को छोड़ देते हैं और हम उसे अलाउ करते हैं कि वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को ढूंढे और उसके साथ हाइब्रिड बना ले। फिर हम एक्सरे, जो एक्सरेज हैं, वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर अब ये जो हमने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए रेडियो लेबल्ड बनाया है, वो स्टूडेंट्स हमने किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल हम टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के सेल को सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो वाला बैक्टीरिया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो स्पेसिफिक हम जानते हैं कौन सा डीएनए जो सिर्फ उसी में है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने आर्टिफिशियली बना लिया, उसे ही हम प्रोब बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोब या डीएनए प्रोब या आरएनए प्रोब, जिसके साथ हमने फिर एक P32 या कोई भी फ्लोरोसेंट मार्कर को अटैच कर दिया। जब हम उसे उस कॉलोनी ऑफ सेल्स में डालेंगे तो अगर सच में उस कॉलोनी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बैक्टीरिया है, तो हमारा जो हमने प्रिपेयर किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी होगा उस बैक्टीरिया में, तो हमारा जो रेडियो आइसोटोप है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए, वो जाकर उस माइकोबैक्टीरियम के उस वाले डीएनए सेगमेंट के साथ जुड़ जाएगा। जब हम इस पे फोटोग्राफी करेंगे, जब हम एक्सरेज डालेंगे, तो वो हमें अलग से दिखेगा फोटोग्राफिक फिल्म पे। बट अगर सपोज करिए कि जो सैंपल हमने लिया है, ब्लड सैंपल हमने लिया है, उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नहीं है, हमें लग रहा था कि उसे टीबी है बट नहीं है उसमें, तो क्या होगा, जो हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के लिए प्रिपेयर करा हुआ है आर्टिफिशियली, जब हम उसे डालेंगे और हम उस पर फिर जब फोटोग्राफिक फिल्म एक्सरेज डालेंगे, तो क्योंकि उस सेल कॉलोनी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं है, तो हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए जिसे हम प्रोब कहते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब, वो उसके साथ अटैच ही नहीं होगा, और जब अटैच ही नहीं होगा तो एक्सरेज डालने पे वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल सेल नहीं है, वो क्या है, म्यूटेशन है उसके अंदर, तभी वो जुड़ नहीं पाया है उसके साथ में। और अगर वो जुड़ गया है यानी म्यूटेशन नहीं है, नॉर्मल सेल है। तो ऐसे करके हम इसका पता लगाते हैं, राइट। सो ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि हम डीएनए को यूज कर रहे हैं, और रेडियोग्राफी मीन्स हम एक्सरेज का इसमें यूज कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट डू वी डू इन दिस सिंगल स्ट्रैंडेड, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए with radio isotope, we can write they are labeled with radio। labeled का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो भी वो सब्सटेंस है जो एक्सरेज डालने पर दिखता है, लाइट एमिट करेगा,
उसे हम क्या करते हैं, इनके जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसके थ्रू उसके साथ अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेबल मतलब जोड़ देना। सो रेडियो आइसोटोप या कोई फ्लोरोसेंट मार्कर, रेडियो आइसोटोप मोस्ट कॉमनली P32 यूज करते हैं, या कोई फ्लोरोसेंट मार्कर। हमें तो कुल मिलाकर उसे देखना है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। सो एनी फ्लोरोसेंट मार्कर कैन बी यूज्ड, राइट। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, नंबर 1। देन लेबल्ड विथ रेडियो आइसोटोप विच इज मोस्ट कॉमन वन इज P32 और एनी फ्लोरोसेंट मार्कर is allowed to hybridize, जुड़ना, hybridize with complementary DNA, उसको ढूंढ के अगर है उस कॉलोनी में तो ढूंढ के जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। with complementary DNA in a clone of cells इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज। और यही जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए है जिनके साथ हमने कोई रेडियो आइसोटोप, कोई फ्लोरोसेंट मार्कर जोड़ रखा है, इन्हें ही हम प्रोब कहते हैं। डीएनए प्रोब कह दीजिए, आरएनए यूज कर रहे हैं तो आरएनए प्रोब हो जाएगा, या आप इसको रेडियो आइसोटोप प्रोब बोल दीजिए, एनीथिंग, या मॉलिक्यूलर प्रोब बोल दीजिए, एनीथिंग, दे आर ओनली प्रोब्स। और ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं डीएनए आरएनए के अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, राइट। सो यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट मोर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं। रेडियो आइसोटोप से मतलब है जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मीन्स जब हम उस पर एक्सरेज डालेंगे तो वो लाइट एमिट करेगा, ऑलराइट, हमें दिखेगा, इट विल बी विजुअलाइज्ड बाय अस। तो हमने क्या किया, क्लोन ऑफ सेल्स लिए, उसमें स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए जो हमारा प्रोब है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब अटैच करके उसके अंदर डाला। इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज, बट अभी हमें दिख कुछ भी नहीं रहा है क्योंकि ये सब ट्रांसपेरेंट है। सो नाउ दिस इज फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी मीन्स हम एक्सरेज इस पे डालेंगे, राइट। तो अगर उसमें जो सेल हैं उनमें म्यूटेशन हो गया है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि म्यूटेशन अगर हुआ है तो यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो डिस्टर्ब हो गया है, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज अगर हो गया है तो हमारा जो प्रिपेयर्ड डीएनए है वो उसके साथ ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो प्रोब पे क्वेश्चन आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए रेडियो एक्टिव के साथ लेबल करते हैं, उसके बाद एक्सरेज डालेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखेगा या नहीं। सो फोटोग्राफिक फिल्म पे अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं, विजिबल और नॉन विजिबल, नॉट विजिबल और नॉन विजिबल। विजिबल कौन सा होगा, नॉर्मल, नॉर्मल जीन कैरिंग सेल अगर है तो वो विजिबल हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो जुड़ गए होंगे। लेकिन अगर म्यूटेंट जीन है, म्यूटेंट जीन कैरिंग सेल, सो वो विजिबल नहीं होगा। वाई? बिकॉज प्रोब के पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है इस म्यूटेशन के लिए, हमने तो नॉर्मल वाला बनाया है। बिकॉज प्रोब, प्रोब मीन्स वही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, हैज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी विथ म्यूटेंट डीएनए और म्यूटेंट जीन, तो वो उसके साथ बाइंड नहीं करेगा, और जब बाइंड नहीं करेगा तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बाइंड नहीं करेगा, और जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाइंड नहीं करेगा जो कि हमारे प्रोब के साथ अटैच है, तो हमें फिल्म एक्सरेज डालने पर वो नहीं दिखेगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, विजिबल नहीं है मतलब म्यूटेशन है, और विजिबल है मतलब वो नॉर्मल है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इसका क्वेश्चन जस्ट पूछते हैं। तो ऐसे करके हम म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड टेक्निक इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म पर ही बहुत क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज एलाइजा।
एलाइजा टेक्निक जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है HIV पेशेंट्स के लिए, एड्स पेशेंट के लिए, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलाइजा, राइट। नाउ इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप टेक्निक अगर समझ लोगे तो आपको इसका फुल फॉर्म भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एलाइजा, राइट। क्या प्रिंसिपल है इसका? इसका बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अभी हम इसको ब्रीफ में समझेंगे, वैसे तो ये हम ह्यूमन डिजीज में डिटेल में पढ़ते हैं, बट ये क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा इम्यून सिस्टम, सपोज करिए कि एंटीजन, सपोज HIV वायरस की बात करें या TB के बैक्टीरिया की बात करें, वो एंटीजन की तरह वर्क कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा। और हम जानते हैं जब भी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, सो whenever they meet there is a reaction, we know this, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, दे बाइंड टुगेदर, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। नाउ अगर हमें इन्फेक्शन का पता लगाना है तो हम या तो एंटीजन को डिटेक्ट कर लें सैंपल में, जो भी पेशेंट का सैंपल है, या एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका इम्यून सिस्टम, वो अगर हमें उसमें मिल गई तो वो भी क्या बता रही है कि एंटीजन होगा, तभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है। तो चाहे आप एंटीजन का पता लगा लीजिए, चाहे आप एंटीबॉडी को पता लगा लीजिए, एक ही बात है। एंटीजन तो डायरेक्ट है ही, जो भी पैथोजन है, और अगर हमने एंटीबॉडी पता लगा ली तो भी इसका मतलब है एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी कि वो एंटीजन प्रेजेंट होगा तभी एंटीबॉडी बनी है। तो हम आइदर वेज हम कैसे भी पता लगा सकते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, अंडा है तो मुर्गी होगी और मुर्गी है तो अंडा आएगा, वो वाली बात है। एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बनी है मतलब एंटीजन होगा। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हमें कोई पैथोजन का पता करना है, सो पैथोजन is detected on the basis of presence of antigen, that means खुद वो जो पैथोजन है, और antibody against that antigen। इस तरह से हम डिजीज का पता कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डिजीज हम पता कर सकते हैं अगर हमें या तो एंटीजन मिल जाए कि हाँ एंटीजन है, या उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी पता लग जाए, एक ही बात है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ वो इन्फेक्शन है, वो डिजीज है, जो भी इंस्पेक्शन ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन बाय पैथोजन, एक ही बात है, राइट। सो लेट्स सी कैसे हम एलाइजा टेस्ट करते हैं और कैसे ये HIV के लिए पर्टिकुलरली हेल्पफुल है। प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, एलाइजा टेक्निक जो है इसमें हम बेसिकली एंटीजन के लिए टेस्ट कर रहे हैं या हम एंटीबॉडी के लिए टेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। एलाइजा जनरली 3 टाइप्स का होता है, वैसे तो एक्चुअली 4 टाइप्स का है, आपको 3 टाइप्स का पढ़ना है। डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा एंड सैंडविच एलाइजा। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एलाइजा क्या करते हैं समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एलाइजा के लिए हम एक प्लेट लेते हैं, माइक्रो टाइटर प्लेट उसको बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वेल्स होते हैं, जैसे कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा था, वेल्स, ऐसे वेल्स होते हैं। 96 वेल्स की हम प्लेट लेते हैं। सो इट इज डन यूजिंग, ये पूछते हैं 96 वेल माइक्रो टाइटर प्लेट, राइट। ऐसी प्लेट होती है इस तरह से, उसमें बहुत सारे इस तरह से गड्ढे रहते हैं, वेल्स रहते हैं, जिनमें हम सैंपल को लोड करेंगे लाइक दिस। नाउ व्हाट डू वी डू, डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं समझिएगा। अब
एक वेल हम ले लेते हैं जिसमें हम सैंपल लोड कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, सपोज वैसे तो ये वेल ऐसा है लाइक दिस, ठीक है, बट हम समझने के लिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड बना लेते हैं ताकि हम इसके स्टेप्स अच्छे से समझ पाए। सो लेट अस सपोज ये वेल है, एक गड्ढा है। डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं, हम एंटीजन के लिए टेस्ट करते हैं, राइट, एंटीजन के लिए टेस्ट करेंगे। तो हमें अगर एंटीजन के लिए टेस्ट करना है तो इसमें क्या किया जाता है, पहले हम पेशेंट का सैंपल डाल देते हैं। हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेके हमने उसे सेंट्रीफ्यूज किया। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आरबीसी वगैरह जो हैं वो सब नीचे रह जाएंगे और जो पेशेंट का सीरम है, इसमें सीरम यूज़ करते हैं, वो ऊपर आ जाएगा। हमें सीरम से ही मतलब है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी सीरम में रहते हैं। तो हमने पेशेंट का जो सीरम है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हमने पेशेंट का सीरम इंट्रोड्यूस किया तो अगर सपोज हम एचआईवी की बात करें, अगर उसके अंदर वो वायरस है, एंटीजन है, तो वो यहाँ जुड़ जाएगा, आ जाएगा। सपोज ये एंटीजन आ गया, राइट, स्टेप 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटीजन के खिलाफ मार्केट में एंटीबॉडीज मिलती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने बनाई हुई है जिन्हें एंटी एचआईवी एंटीबॉडी कहते हैं या सिंपल एचआईवी एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी के साथ क्या करते हैं, मार्केट में मिलता है, एक एंजाइम लिंक कर देते हैं, तो इसे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये हमने ऐड किया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंटीबॉडी है लाइक दिस, ऐसे, और इसके साथ एक एंजाइम लिंक्ड है, ये हम अंदर डालते हैं, बहुत सारा पूरा मिक्सचर डाल देते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेप, बी, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें पेशेंट सीरम इनटू वेल, फिर हमने क्या किया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, लिंक्ड एंटीबॉडी इसे कहते हैं स्टूडेंट। ये पहली एंटीबॉडी डाली है तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है एंजाइम, तो प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट डाला। अगर इस पेशेंट के सीरम में एंटीजन होगा तो उसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी डाली है, तो वो एंटीबॉडीज आकर इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगी अगर होगा, राइट। तो सपोज ये जुड़ गई, ये इधर जुड़ गई, ये इधर जुड़ गई, अगर हुआ एंटीजन, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं जुड़ेगी, राइट। और इन सब के साथ एंजाइम लिंक्ड है। ये एंजाइम कोई भी हो सकता है, जैसे जनरली अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम लेते हैं जनरली, सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड। इस एंजाइम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई इसके लिए सबस्ट्रेट डालें जिस पे ये एक्ट करता है तो वो सबस्ट्रेट एक कलर प्रोड्यूस कर देगा, राइट। तो ये बेसिकली हम पता करने के लिए, हम देखने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज ये सब हमें दिख नहीं रहा है। तो हमने सबसे पहले पेशेंट का सीरम लिया, फिर हमने उसमें नोन, दिस इज नोन, ये हमने एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, दैट इज प्राइमरी एंटीबॉडी जो एंजाइम के साथ लिंक्ड है, एंजाइम लिंक्ड इसीलिए इसे कहते हैं, उसे डाला। और फिर हमने इस एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है उसे ऐड कर दिया, सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम एडेड। और ये सबस्ट्रेट कैसा है, ये ऐसा है कि अगर एंजाइम ने इस पर काम किया तो ये कलर देगा, यानी दिस इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जैसा कि हमने ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। इसके पहले हमने वॉशिंग कर दी अच्छे से, वॉशिंग डन। अब समझिएगा, वॉशिंग डन। हमने क्या किया, सपोज करिए कि इस पेशेंट के सीरम में, हमें नहीं पता एचआईवी है कि नहीं, हम तो टेस्ट कर रहे हैं, हमने इस सैंपल को डाला, मान लीजिए है, एंटीजन आ गया, दिस इज एंटीजन, राइट, दिस इज एंटीजन। फिर हम एचआईवी के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो हमने बाजार से एचआईवी के खिलाफ वाली एंटीबॉडी जिसके साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम जुड़ा हुआ है उसे डाला,
तो ये जो पूरा है दिस इज प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। और फिर हमने अच्छे से धो दिया इसको, वॉश कर दिया इस वेल को। वॉशिंग करने से क्या बेनिफिट हुआ? वॉशिंग करने से ये बेनिफिट हुआ कि अगर एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी इतना स्ट्रांगली बाइंड करती है स्टूडेंट्स कि वॉशिंग करने से भी वो डिटैच नहीं होती, तो वो धुलेगी नहीं, वो जुड़ी रहेगी। बट अगर एंटीजन नहीं है तो जब हम वॉश करेंगे तो ये एंटीबॉडी भी बाहर निकल जाएंगी, राइट। नाउ अब हमने सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट कैसा है? जो एंजाइम के साथ कलर देता है, ठीक है। अब समझिएगा, एंटीजन प्रेजेंट है मान लीजिए, तो एंटीबॉडी इसके साथ अटैच होगी। इस एंटीबॉडी के साथ एंजाइम जुड़ा हुआ है। अब जब आप सबस्ट्रेट डालोगे तो वो एंजाइम एक कलर दे देगा। जैसे ही कलर आया हमें पता चल गया कि एंटीजन प्रेजेंट है, एचआईवी प्रेजेंट है। सेकेंड सिचुएशन, मान लीजिए वो ब्लड एचआईवी नेगेटिव है, हम सिर्फ सस्पेक्ट कर रहे थे। एचआईवी एंटीजन ही नहीं होगा, एंटीजन नहीं होगा तो जब आप एंटीबॉडी डालोगे तो वो जुड़ेगी किसके साथ? वो जुड़ेगी नहीं। तो जब आप वॉश करोगे वो धुल जाएगी। जब वो धुल जाएगी, अब अगर आपने सबस्ट्रेट डाला भी तो एंजाइम ही नहीं है, क्योंकि एंजाइम तो एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। जो निकल गया तो कोई कलर नहीं आएगा। तो कलर नहीं आया मतलब नेगेटिव है, कलर आ गया मतलब पॉजिटिव है। और जितना कलर आया डार्क, जितनी अच्छी इंटेंसिटी के साथ कलर आया, मतलब उतने ज़्यादा एंटीजन होंगे, तभी उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी उसके साथ जुड़ी है, तभी उतना ज़्यादा एंजाइम है, तभी इतना डार्क कलर आया है। तो कलर के इंटेंसिटी को देख के हम पता कर सकते हैं कि उसका टाइटर कितना है, कितना एंटीजन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। ये एक तरीका है पता लगाने का। तो इसमें अगर कलर आया देन एलाइजा इज पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर। हम एक ही के लिए टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कलर नहीं आया, नो कलर, दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई है। यही तो प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ना। इसका मतलब एंटीजन नहीं है, यानी एलाइजा नेगेटिव हो गया। और इंटेंसिटी ऑफ कलर से हम उसका टाइटर पता कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एलाइजा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एंटीजन है, एंटीबॉडी जुड़ रही है, और ये हमने फिर सबस्ट्रेट ऐड करा है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ऐसा सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करके कलर देता है। जब एंजाइम इसको तोड़ेगा तो कलर प्रोड्यूस होगा। ये है डायरेक्ट एलाइजा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, जो मेनली आजकल एचआईवी के लिए यूज करते हैं, एंड दैट इज इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है स्टूडेंट्स आजकल। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हमें डबल चेक करना है, वी हैव टू बी डबल श्योर। इसमें क्या करेंगे, पहले हम वेल लेते हैं और हम डायरेक्ट सैंपल नहीं डालते। हमें एचआईवी के लिए टेस्ट करना है, यहाँ हम एचआईवी की एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ब्लड में है कि नहीं है। तो हम मार्केट से एंटीजन लेकर आते हैं, मार्केट से, और उसको यहाँ पे चिपका देते हैं। ये पेशेंट के सैंपल से नहीं है स्टूडेंट, ये अंतर है। यहाँ पर जो पेशेंट का सीरम है उसमें एंटीजन है, तो हम एंटीजन की टेस्टिंग कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, वी आर टेस्टिंग फॉर एंटीजन। यहाँ पे हम पेशेंट के ब्लड में, सीरम में एंटीबॉडी की टेस्टिंग करेंगे। सो हमने ये एंटीजन्स अटैच कर दिए, राइट। सो फर्स्ट स्टेप है एंटीजन इज एडजॉर्ब्ड, चिपका दिए, एडजॉर्ब्ड ऑन वेल, नॉट फ्रॉम पेशेंट। नाउ अब हमने क्या किया, वही सेम, पेशेंट का ब्लड लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, आरबीसीज वगैरह नीचे सेटल हो जाएंगे, सीरम ऊपर आ जाएगा। इस सीरम में हमें टेस्ट करना है कि एंटीबॉडी एचआईवी के खिलाफ है कि नहीं है। ये पेशेंट का सीरम है। अब हमने इस सीरम को डाल दिया। अब इस सीरम के अंदर एंटीबॉडी है, राइट। अब वो जो एंटीबॉडी है वो अगर प्रेजेंट है तो इस एंटीजन के साथ जुड़ जाएगी। तो ये सपोज वो जुड़ गई, इसके साथ कोई एंजाइम नहीं है स्टूडेंट्स अभी, ये तो सिर्फ एंटीबॉडी है, राइट। देयर इज नो एंजाइम राइट नाउ, ये जुड़ गई। तो हमने सबसे पहले एंटीजन को एड्सॉर्ब कराया, फिर हमने पेशेंट का सीरम ऐड किया, जिसके अंदर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन, वो ऐड किया। फिर हमने इसे वॉश कर दिया सैंपल को। अगर
इस सैंपल में HIV के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी होगी तो ये सब धुल जाएगा। ये तो चिपका रहेगा क्योंकि ये तो हमने चिपकाया है, बट ये धुल जाएंगे, राइट। लेकिन अगर एंटीजन है, एंटीबॉडी है, तो वो चिपक जाएगी, वो धुलेगी नहीं। फिर हम क्या करते हैं, इसे तो हम कहेंगे स्टूडेंट ये तो प्राइमरी एंटीबॉडी है, बट ये एंजाइम लिंक्ड नहीं है, ये सैंपल में से लिए हमने प्राइमरी एंटीबॉडी, ये सैंपल में से लिए, इसे ही हम टेस्ट कर रहे हैं। यहां पे हम एंटीजन को हमने सैंपल में से लिया है, इसे हम टेस्ट कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। आप बोलोगे मैम इस सैंपल में भी तो एंटीबॉडी है, लेकिन हम क्या डाल रहे हैं, हम तो अलग से डाल रहे हैं, तो हमें एंटीजन एंटीबॉडी का ही रिएक्शन देखना है। अब इसमें हमने ये सैंपल में से प्राइमरी एंटीबॉडी ने अगर जुड़ा है, अब हम सेकेंडरी एक और बाजार से एंटीबॉडी लेते हैं जो एंजाइम लिंक्ड है। सो नाउ सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज एंजाइम लिंक्ड एडेड, सेम जैसा हमने पहले पढ़ा है, एंजाइम लिंक्ड एडेड, ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेसिफिक है, एंटीजन के लिए नहीं। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को पहचानती है स्टूडेंट्स, एंटीजन को अकेला नहीं पहचानती। ये वाली जो थी ये एंटीजन को पहचानती थी, ये जो सेकेंडरी है ये इनके कॉम्प्लेक्स को पहचानती है। सो दिस रिकॉग्नाइज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, नॉट इंडिविजुअल एंटीजन और एंटीबॉडी। तो जब हम उसे डालेंगे, अगर ये कॉम्प्लेक्स बना है तो इसके ऊपर वो वाली आकर अटैच हो जाएगी, अगर बना है। अगर नहीं बना है तो वो अटैच नहीं होगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज कॉन्जुगेट यानी एंजाइम लिंक्ड, सेकेंडरी एंटीबॉडी। यहां पर एंटीजन तो सैंपल में था, प्राइमरी एंटीबॉडी डायरेक्ट एंटीजन को पहचानती है जो एंजाइम लिंक्ड है। यहां पर एंटीबॉडी है सैंपल में और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो उस कॉम्प्लेक्स को पहचानती है उसे हमने ऐड किया। फिर से हम इसे वॉश करेंगे, फिर वॉश करने के बाद हम सेम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, वही क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अगर कलर आ गया तो मतलब एंजाइम प्रेजेंट है, वॉश होने के बाद भी नहीं निकला है। एंजाइम कब प्रेजेंट होगा, जब सेकेंडरी एंटीबॉडी चिपकी होगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी कब चिपकेगी, जब प्राइमरी एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में कॉम्प्लेक्स बना होगा। कॉम्प्लेक्स कब बना होगा, जब सैंपल के अंदर प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, यानी कि इन्फेक्शन है। तो अगर इस सैंपल में HIV के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है तो जब हमने HIV का एंटीजन डाला तो इस एंटीबॉडी ने इसके साथ रिएक्शन किया, कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स को सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक्ड है उसने पहचाना और तब जब हमने सबस्ट्रेट डाला तो उसने कलर दे दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये आपस में नहीं जुड़ते, और जब ये आपस में नहीं जुड़ते तो सेकेंडरी एंटीबॉडी इस कॉम्प्लेक्स को पहचान कर इस पर नहीं जुड़ती, तो एंजाइम नहीं होता, तो सबस्ट्रेट डालने पे कलर नहीं आता। तो कलर आ रहा है मतलब एंजाइम प्रेजेंट है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब आप कहोगे मैम क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स देखिए, नंबर 1 यहाँ पर हम एक ही बार चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम डबल चेक कर रहे हैं। पहली चेकिंग तो ये हो गई अगर ये दोनों जुड़े हैं, एंटीजन हमने डाला है, एंटीबॉडी आके जुड़ गई। दूसरी चेकिंग हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी से कर ली, तो हम डबल श्योर हो गए हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ बेटर टेक्निक, राइट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। वी टेस्ट फॉर एंटीबॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट में। सो इनडायरेक्ट में प्राइमरी एंटीबॉडी होगी बिना एंजाइम की और सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी एंजाइम लिंक्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। जबकि डायरेक्ट एलाइजा में हम टेस्ट करते हैं एंटीजन को और इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी ही एंजाइम लिंक्ड होती है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड है। इम्यूनो मीन्स हम इस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को पहचान रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी जुड़े कि नहीं जुड़े उस पर डिपेंडेंट है। सॉर्बेंट मीन्स यही जो सबस्ट्रेट डालेंगे एंजाइम तोड़ेगा, ऐसे उसका हम ऐसे देखेंगे, मतलब वो कलर दे रहा है नहीं दे रहा, दे रहा है तो कितना डार्क दे रहा है, जितना डार्क कलर है उतना ज्यादा मतलब एंटीजन इस केस में और इस केस में एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसके अंदर।
तो उतना ज़्यादा हाई अमाउंट में वो पैथोजन प्रेजेंट है। कितनी ज़्यादा एंटीबॉडी बन रही है मतलब ज़्यादा एंटीजन होगा, ज़्यादा वायरस कॉन्सेंट्रेशन में होगा। तो ये तरीका है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यही है कि एंटीजन कौन टेस्ट करता है, एंटीबॉडी कौन टेस्ट करता है, और दूसरा इसमें प्राइमरी के साथ एंजाइम लिंक्ड है, इसमें सेकेंडरी के साथ एंजाइम लिंक्ड है। दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर HIV डिटेक्शन। HIV में हम इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट ही कॉमनली यूज करते हैं, राइट। बाकी एलाइजा टेस्ट को आप किसी भी डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी डिजीज आप सस्पेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो एंटीजन आप लोगे वो टीबी का लोगे, जो सैंपल डालोगे अगर टीबी का होगा तो उसके खिलाफ वाली एंटीबॉडी हम लेंगे। सिंपल फंडामेंटल है। इनडायरेक्ट लगाना है तो हम उसका एंटीजन बाजार से लेके एब्जॉर्ब कराएंगे, सैंपल डालेंगे, अगर एंटीबॉडी है, वही एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी बनी होगी तो वो जुड़ेगी, अगर वो जुड़ी है तो सेकेंडरी वाली जुड़ेगी, अगर सेकेंडरी वाली जुड़ी है तो वो एंजाइम लिंक्ड है तो सबस्ट्रेट का कलर आएगा। तो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट मेन क्वेश्चन जो है वो HIV के लिए आता है। ये HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट है स्टूडेंट्स, कन्फर्मेटरी नहीं। कन्फर्मेशन जो होता है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग से होता है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। सो ब्लॉटिंग से होता है, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये 2 टाइप का हो गया। अब एक और टाइप का एलाइजा है जिसे सैंडविच एलाइजा बोलते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम क्विकली उसको और डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इज डेफिनेटली बेटर क्योंकि इसमें हम डबल चेक कर रहे हैं और इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है उसके साथ एंजाइम लिंक्ड है। सभी में फंडामेंटल सेम है देखने का। सबस्ट्रेट डालेंगे, कलर आया तो पॉजिटिव, कलर नहीं आया तो नेगेटिव। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एलाइजा इज कॉल्ड सैंडविच एलाइजा। सैंडविच हम जानते हैं स्टूडेंट, सैंडविच मतलब 2 ब्रेड और ब्रेड के बीच में आप कुछ भी भरिए, जो भी सैंडविच बनाना है आपको, आलू सैंडविच या थोड़ा हेल्दी बनाना है तो वेजिटेबल सैंडविच, बट 2 ब्रेड और ब्रेड के बीच में कुछ भरा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, एंटीजन के लिए ही टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर एंटीजन, जैसा हम डायरेक्ट में कर रहे हैं। सिर्फ इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, एंटीबॉडी को टेस्ट किया, बाकी दोनों में हम एंटीजन को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ एंटीजन को टेस्ट कर रहे हैं, यानी सैंपल में क्या देखेंगे हम, एंटीजन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वेल लिया, हम इसको कोट कर देते हैं एंटीबॉडी से, नोन एंटीबॉडी से, राइट। सो ये सपोज हमने एंटीबॉडी लगा दी, सपोज हमें HIV के लिए टेस्ट करना है, तो हमने एंटी HIV एंटीबॉडी मार्केट से ली, एंजाइम लिंक नहीं है, प्राइमरी एंटीबॉडी है, उसे हमने यहाँ पर चिपकवा दिया, अटैच कर दिया हमने इस वेल पे, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी एंटीबॉडी, नॉट एंजाइम लिंक्ड। इसे हमने वेल पे लगाया है, जबकि इनडायरेक्ट में हमने एंटीजन को बाजार से लेके लगाया था, ये डिफरेंस है। सो प्राइमरी एंटीबॉडी, जिसे कि यहां पर हम प्राइमरी एंटीबॉडी एड्जॉर्ब कर रहे हैं ऑन वेल, हम चिपका रहे हैं। हमने पेशेंट का सैंपल लिया, सेंट्रीफ्यूज किया, RBC वगैरह सब नीचे बैठ गए, सीरम आ गया ऊपर। पेशेंट के सीरम जिसमें कि हम इस एंटीजन को सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस पैथोजन को, वो हमने ऐड कर दिया। अगर उसमें एंटीजन होगा तो वो इस एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा और चिपक जाएगा, रिएक्शन शो कर देगा, अटैच हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो ये एंटीजन अटैच हो गया, राइट। सो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ऐड पेशेंट सीरम। हर स्टेप के बाद अच्छे से धोते हैं ताकि अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तो सब चीजें निकल जाएं। पेशेंट सीरम जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सस्पेक्टेड एंटीजेंस हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पता अभी, राइट। नाउ वॉश कर दीजिए, वॉश द मिक्सचर और द सैंपल। अब बाजार से सेकेंडरी एंटीबॉडी लीजिए जो एंजाइम लिंक्ड है। सो नाउ ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज एंजाइम लिंक्ड। सेम वही, कोई भी एंजाइम हो सकता है जो अपने सबस्ट्रेट के साथ कलर प्रोड्यूस करे। बेसिकली एंजाइम का सिर्फ इतना ही फंडा है इसमें। तो हमने क्या किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड को ऐड किया। अगर वो भी क्या करेगी, वो भी सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को। सेकेंडरी एंटीबॉडी हमेशा कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करती है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज
इस सैंपल में एंटीजन नहीं है, HIV वायरस नहीं है, तो जब हमने वॉश किया होगा तो यहां पर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं। तो जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, क्या वो यहाँ चिपकेगी? नहीं चिपकेगी, क्योंकि सेकेंडरी एंटीबॉडी सिर्फ कॉम्प्लेक्स को ही पहचान सकती है, सिर्फ उसी के साथ अटैच हो सकती है, तो वो अटैच ही नहीं होगी। तो जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे, क्या कलर आएगा? नहीं आएगा। अगेन सेम, कलर नहीं आया मतलब नेगेटिव है। अगर यहाँ एंटीजन है HIV का तो ये जुड़ा होगा, ये जुड़ा, हमने वॉश किया पर ये हटते नहीं है। फिर जब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, वो इस कॉम्प्लेक्स को पहचानेगी, वो यहाँ चिपक जाएगी, उसके साथ एंजाइम चिपका हुआ है। जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे, कलर आ जाएगा। कलर आ गया मतलब पॉजिटिव। जितना गाढ़ा कलर, जितना फास्ट कलर, जितना स्ट्रॉन्ग कलर, उतना ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो अब हमने सेकेंडरी लगाई, अगर ये कॉम्प्लेक्स बना है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये क्या है? सेकेंडरी एंटीबॉडी है, एंजाइम लिंक्ड है। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर ये एंटीजन है जो हमने सैंपल में से अटैच हुआ होगा, क्योंकि हम जिसको टेस्ट करते हैं उसको डालते हैं। और ये है हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्ज्यूगेट, यानी एंजाइम लिंक्ड, राइट। सो प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर एंटीजन है सैंपल का, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी, और फिर हम कलर डालेंगे, सबस्ट्रेट, कलर नहीं सबस्ट्रेट। अगर कलर आ गया मतलब ये जुड़े हुए हैं, वॉशिंग के बाद नहीं धुले, तो फिर हम वॉश करेंगे, और फिर वॉश करने के बाद ऐड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट सब में ही है स्टूडेंट ये वाला पॉइंट, कलर आया तो पॉजिटिव और कलर नहीं आया तो नेगेटिव, ये तो कॉमन पॉइंट है। इसमें सैंडविच क्यों बोला है? अगर आप ध्यान से देखो, एंटीजन दो एंटीबॉडी के बीच में सैंडविच बना हुआ है, इधर भी एंटीबॉडी, इधर भी एंटीबॉडी। ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो हमने बाजार से लाके एब्जॉर्ब कराई है, फिर हमने सैंपल डाला है, अगर एंटीजन है तो उसके साथ जुड़ेगा। फिर हमने बाजार से रेडीमेड एंटीबॉडी ली है जिसके साथ एंजाइम लिंक करा हुआ है, अगर ये कॉम्प्लेक्स बना है तो ये इसके साथ जुड़ेगा, अगर ये जुड़ा है तो एंजाइम कलर देगा। तो दो एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन सैंडविच बन गया है। ये दो ब्रेड हैं और ये बीच की आलू की टिक्की, तो इसीलिए इसको सैंडविच एलाइजा बोलते हैं। इसमें भी हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, इसमें भी हम डबल श्योर हो रहे हैं इनडायरेक्ट की तरह। डबल श्योर कैसे हो रहे हैं? पहले तो ये कॉम्प्लेक्स बना है और फिर ये इससे जुड़ा है, तो यहाँ भी हम डबल श्योर हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है? इनडायरेक्ट में हम सैंपल में एंटीबॉडी की टेस्टिंग करते हैं, और सैंडविच में हम सैंपल में एंटीजन की टेस्टिंग करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट एलाइजा। कलर आया तो पॉजिटिव, नहीं आया तो नेगेटिव, और कितना कलर आया उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं। इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एंटीजन के लिए। HIV का तो एक हमने एग्जाम्पल लिया है, हम इसको TB के लिए, एनी बैक्टीरिया वायरस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंजाइम यूज़ कर सकते हैं जो अपने सबस्ट्रेट के साथ उस पर एक्ट करके कोई कलर प्रोड्यूस करवाए, बस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होना चाहिए विद दैट एंजाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से एलाइजा टेक्निक के थ्रू हम पेशेंट के ब्लड सैंपल में बहुत अर्ली स्टेज में ही पता कर सकते हैं कि एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये तीन टेक्निक्स होती हैं। PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और एम्प्लीफिकेशन करके हम बहुत स्मॉल अमाउंट में जब पैथोजन है, जब डिजीज़ के सिम्टम्स भी नहीं आए हैं, तब पता कर सकते हैं। सेकेंड, रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें हम प्रोब लेते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA RNA हमने खुद बनाया है आर्टिफिशियली, उसके साथ कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जनरली P32 या कोई भी फ्लोरोसेंट मार्कर जो एक्सरे डालने पर हमें इमेज दे, वो उसे हम एक कॉलोनी ऑफ सेल्स में डाल देते हैं। अगर हमें एक्सरे डालने पे दिखा फोटोग्राफी फिल्म में कुछ, मतलब कि वो नॉर्मल सेल्स हैं, क्योंकि हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही डाला है, जो प्रोब डाला है। बट अगर उसमें कोई म्यूटेशन है तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो जुड़ेंगे नहीं, तो हमें एक्सरेज को डालने पर जो फोटोग्राफिक फिल्म है उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और थर्ड, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। 3 टाइप का है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच। सिर्फ इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी को टेस्ट कर रहे हैं सैंपल में, बाकी दोनों में एंटीजन को कर रहे हैं। सबसे बढ़िया है इनडायरेक्ट एंड सैंडविच, क्योंकि दोनों में हम डबल श्योर हो रहे हैं। डायरेक्ट में सीधे सैंपल डाला और प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट डाल दिया।
जबकि इनडायरेक्ट में एंटीजन बाजार का डाला, फिर सैंपल डाला एंटीबॉडी जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी का कॉन्जुगेट डाला। इसमें पहले प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, फिर सैंपल डाला एंटीजन, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। दो एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन का सैंडविच हो रहा है। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ये डायग्राम दिया जाता है और पूछा जाता है ये प्राइमरी है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या सैंडविच है। आपको डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए। अगर दो एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन दिख रहा है तो सैंडविच है, अगर सीधे एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी एंजाइम के साथ जुड़ी हुई है तो डायरेक्ट है, और अगर एंटीजन उसके ऊपर एंटीबॉडी प्राइमरी वाली, उसके ऊपर एक और एंटीबॉडी, तो वो इनडायरेक्ट है। ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कैसे हमने हाई न्यूट्रिटिव क्वालिटी वाले पेस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्टिसाइड का बिना यूज़ करे हुए इंसेक्ट रेजिस्टेंट हमने कैसे ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स को बनाया है, और कैसे उनसे हमने हमारी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।